ओके सो वेलकम बैक ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगा। तो हम चाहते हैं कि इससे पहले कि मैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इस पर बात करें, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देन उसके बाद इसका जो इटियोपैथोजेनेसिस वगैरह है उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। देखिए, स्टार्ट लेक्चर की स्टार्ट होती है क्रोमोजोम नंबर 6। क्रोमोजोम नंबर 6 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्रोमोजोम नंबर 6 के जो शॉर्ट आर्म होते हैं, हाँ पी आर्म जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक जीन का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जीन का एक कलेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं, या मेल के केस में इसको एमएचसी बोलते हैं। तो बनाते हैं डायग्राम वगैरह, ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्रोमोजोम नंबर 6। ये बन रहा है आपका क्रोमोजोम नंबर 6। तो ये क्रोमोजोम नंबर 6 है, वो क्रोमोजोम नंबर 6। क्रोमोजोम नंबर 6 का ये क्या हो गया, लॉन्ग आर्म हो गया। क्रोमोजोम दो आर्म होता है ना, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग आर्म हो गया, ये क्या शॉर्ट आर्म। तो जो क्रोमोजोम नंबर 6 है, इस क्रोमोजोम नंबर 6 के जो शॉर्ट आर्म है, जिसे पी आर्म भी बोलते हैं, पी आर्म जिसको बोलते हैं, इस शॉर्ट आर्म पे क्या होता है ना कि एक जीन का कलेक्शन होता है। इस जीन के कलेक्शन को ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन बोलते हैं, या मेल बोल रहे हैं, होमोसेपियंस के केस में इसी चीज़ को एमएचसी बोला गया है। तो यहाँ पर ही क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जीन का कलेक्शन है, जीन का कलेक्शन है। इस जीन के कलेक्शन को क्या बोला जा रहा है, इस जीन के कलेक्शन को बोला जा रहा है, इस जीन के कलेक्शन को बोला जा रहा है HLA। HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, या और इसको क्या बोल सकते हैं, MHC बोल सकते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्रोमोजोम नंबर 6 है ना, उस क्रोमोजोम नंबर 6 के जो शॉर्ट आर्म है, उस शॉर्ट आर्म पे जीन का कलेक्शन होता है। उस जीन के कलेक्शन को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या एमएचसी बोला जाता है। अच्छा, इस जीन के कलेक्शन क्या करता है, ये जीन का कलेक्शन जो होता है वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स बनाता है। और एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एमएचसी मॉलिक्यूल का मेजर काम होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन करना। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन करने वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको एमएचसी मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसका बनाने कहाँ पर उसका जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म पे होता है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसी को थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने पर कैसा होगा, मान लीजिए ये वाला जो है हमने क्रोमोजोम नंबर 6 बनाया, क्रोमोजोम नंबर 6। तो इस क्रोमोजोम नंबर 6 पे क्या होगा, इस क्रोमोजोम नंबर 6 पर क्या होगा, जीन का कुछ कलेक्शन होगा, जीन का कलेक्शन होगा, सेट ऑफ जीन होगा। कौन कौन सा जीन होगा भाई, ये हमने क्या बना, ये सारा क्या है, जीन है, 3 3 6। ठीक है, देखिए ये वाला जो जीन है ना, उसका नाम है, इस जीन का नाम है HLA। इस जीन का क्या नाम है भाई, HLA जीन। इसका क्या नाम है, HLA-B। इसका नाम है HLA-C। ये क्या है, HLA-DP। ये HLA-DQ और ये HLA-DR। ठीक है, तो ये वाला जो तीनों जीन है ना, उसको एक साथ क्या बोल दिया गया है, इस तीनों जीन को बोला गया है MHC क्लास 1। और ये जो तीनों जीन है उसको एक साथ बोल दिया गया है MHC क्लास 2, MHC क्लास 2। क्रोमोजोम नंबर 6 पर क्या है, जीन का कलेक्शन होता है। उस जीन के कलेक्शन को पूरा जीन को एक साथ क्या बोलेंगे, MHC बोलते हैं। तो इस MHC के अंदर जो जीन का कलेक्शन होता है, उसमें 3 3 जीन का एक
कलेक्शन है उस इस 3 जीन के कलेक्शन को MHC क्लास 1 बोला गया है, और ये वाला जो 3 जीन है उसके कलेक्शन को MHC क्लास 2 बोला गया है। मतलब MHC क्लास 1 के अंदर 3 जीन आ जाएंगे, HLA1, HLB एंड HLC, और MHC क्लास 2 के अंदर भी 3 जीन आ जाएंगे, HLA-DP, HLDQ एंड HLDR। अब होता क्या है, जीन है तो जीन अंडर गोज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये सब क्या करते हैं, अंडर गोज ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन बनेगा। तो ये क्या करेंगे, MHC1 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, MHC1 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। MHC1 मॉलिक्यूल्स क्या एक तरह का प्रोटीन है। ये वाला जो तीनों जीन जो है ना, जब एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये तीनों जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो ये बनाएगा MHC2 प्रोटीन। ठीक है, तो अब तक इसको एक बार शॉर्ट करते हैं, मतलब क्या कंसाइज करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 6 है, उस क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, अरे भाई बीच में लाइट वगैरह कट जा रहा है, और वापस आ गया ये लाइट का भी जो है ना। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6 जो है उसके शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है क्या, MHC क्या होता है, जीन का कलेक्शन होता है। वुमेन के केस में इसको HL बोला जाता है। अभी ये जो MHC जो जीन का कलेक्शन होता है उस पर कौन कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, HLA, HLB, HLC, ये सब जीन प्रेजेंट होता है। HLA, HLB, HLC ये जो तीनों जीन है उसको एक साथ बोला गया MHC क्लास 1। MHC क्लास 1 क्या करता है, MHC1 मॉलिक्यूल्स बनाता है, और क्या बोलते हैं, HLA, DP, DQ और DR ये तीनों जीन क्या करता है, अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू फॉर्म MHC2 प्रोटीन। ये MHC2 प्रोटीन होता है, इसका एक बार हम लोग डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर क्या है, जीन प्रेजेंट है। इस जीन को क्या बोल दिया गया है, HLA, HLA-B, HLA-C, HLA-DP, HLA-DQ एंड ये HLA-DR। ठीक है, ये तीनों जीन है उसको एक साथ क्या बोल दिया गया, ये तीनों जीन को एक साथ बोला गया है MHC क्लास 1, और ये तीनों जीन है उसको एक साथ क्या बोल दिया गया, MHC क्लास 2। तो ये जीन क्या हो गया, जब अंदर कुछ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन में जाएगा तो प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, MHC प्रोटीन बनेगा। देखता कैसा है, ये जो MHC प्रोटीन होता है वो कुछ, ये MHC प्रोटीन कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा 1, इसको बोलते हैं अल्फा 2, इसको बोलते हैं अल्फा 3, और ये जो है इसको बोलते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, तो MHC क्लास 1 पे जो 3 जीन प्रेजेंट होते हैं, दे अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, ये बना आपका MHC1 प्रोटीन। ये जो MHC1 प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, MHC1 प्रोटीन जो होता है ना, बॉडी के जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वो हर जगह पर प्रेजेंट होता है।
ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स, प्रेजेंट ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये क्या है, यूनिट वगैरह है, ये जीन, ये सब जीन है ना, ये सब जीन मिलकर ही ये प्रोटीन बनाया है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं MHC1 प्रोटीन। इन प्रोटीन के बीच में आप देखिए डोमेन वगैरह दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है। इस डोमेन के अंदर क्या होता है, इंडोजीनस पेप्टाइड वगैरह है वो फिट होता है। ये क्या हो गया आपका इंडोजीनस पेप्टाइड, इंडोजीनस पेप्टाइड। तो इंडोजीनस पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, इंडोजीनस पेप्टाइड का मतलब हुआ कि ये जो प्रोटीन बना है वो बॉडी के खुद का जो जीन है ना, बॉडी सेल्स के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है वो खुद बनाया है। ये इंडोजीनस पेप्टाइड का मेनली काम करता है सेल सिग्नल वगैरह जो उसमें रोल प्ले करता है, सेल सिग्नलिंग है, हाँ, या ये क्या बोलते हैं, और बॉडी का इंटरनल फंक्शन होता है उसमें ये रोल प्ले करते हैं, इंडोजीनस पेप्टाइड होते हैं। ये MHC1 प्रोटीन होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, सरफेस ऑफ ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल, प्रेजेंट ऑन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उसके सरफेस पर ये MHC1 मोलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होता है, और इंडोजीनस पेप्टाइड है उसको बाइंड करेगा और सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है उसमें रोल प्ले करता है। तो ये हमने बात की है MHC क्लास 1। बेसिकली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है उसमें MHC को लेकर कोई बात नहीं करनी थी, अब आ गया था सीक्वेंस में इसलिए बात कर दिया है। डिफेक्ट वगैरह कहाँ है, ये MHC क्लास 2 है ना, उसके लेवल पर डिफेक्ट होता है। तो अब जरा इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए तो MHC क्लास 2 है, ये वाला जो है ये भी क्या हो गया, अंदर कुछ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे। जीन है तो प्रोटीन सिंथेसिस का एक ही तरीका है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये भी बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होने के बाद क्या हो गया, प्रोटीन बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा कि प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोटीन बना है ना, ये जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को बोलते हैं MHC2। MHC2 क्या है, सरफेस प्रोटीन है। MHC2 क्या है, सरफेस प्रोटीन है। MHC2 आपका क्या है, तो सरफेस प्रोटीन है। ठीक है, तो MHC जो 2 है सरफेस प्रोटीन है, इसमें ये क्या हो गया, अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, ये बीटा 1, ये बीटा 2। तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच में आप देख सकते हैं पॉकेट जैसा दिख रहा है। तो ये जो पॉकेट वगैरह होता है ना, इस पॉकेट में क्या होता है कि इस पॉकेट के अंदर क्या होता है, एक्सोजीनस पेप्टाइड होता है, जो फॉरेन एंटीजन होता है वो आके फिट होते हैं। इसमें क्या फिट होंगे, फॉरेन एंटीजन, फॉरेन एंटीजन या एक्सोजीनस पेप्टाइड, एक्सोजीनस पेप्टाइड बोल लीजिए। तो फॉरेन एंटीजन या एक्सोजीनस पेप्टाइड जो है ये अल्फा और बीटा 1 के बीच जो पॉकेट्स बन रहा है ना, उसमें क्या होते हैं, फिट होते हैं। और फिट अच्छा, इससे पहले ये सरफेस प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये सरफेस प्रोटीन होता है प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। तो कहाँ पर लोकेटेड होगा, लोकेटेड इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि माइक्रोफेज हो गया, माइक्रोफेज हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हो गया, माइक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स होता है। इनके सरफेस पर क्या होता है, MHC2 सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। MHC2 सरफेस प्रोटीन होता है, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है कि ये जो फॉरेन एंटीजन जो है ना, फॉरेन एंटीजन होता है उसको अपने जो पॉकेट्स है उसमें फिट करता है, और फिट करने के बाद क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसके सामने प्रेजेंट करता है। नाम है ना, नाम ही से लग रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये एंटीजन, फॉरेन एंटीजन को टी लिम्फोसाइट के सामने क्या करता है,
प्रेजेंट करता है, जिसके रिजल्ट में क्या एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये तो नॉर्मल बात। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नॉर्मल है, ये इमेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं, ये जो MHC सरफेस प्रोटीन है उसका बनाने वाला जीन अगर नॉर्मल है, तो अगर इसका जीन अगर नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा ना कि बॉडी के जो इंडोजिनस पेप्टाइड होता है ना उसको इसमें बाइंड नहीं होने देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर MHC2 सरफेस प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, ये सब जीन है HLA, DP, DQ एंड DR, ये सब जीन अगर नॉर्मल होगा तो ये बॉडी के जो मतलब सेल्फ एंटीजन होता है ना उसको इसकी ये वाला जो पॉकेट है उसमें फिट नहीं होने देगा। लेकिन अगर इस जीन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा कि बॉडी का जो सेल्फ एंटीजन होता है ना उसको भी ये वाला जो पॉकेट है उसके अंदर फिट करके जो टी लिम्फोसाइट्स है उसके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना उसमें दिक्कत क्या होता है, दिक्कत होता है कि ये जो जीन है ना HLA-DR जीन, HLA-DR जीन है ना ये क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो जब HLA-DR जीन जब डिफेक्टिव हो जाता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो MHC सरफेस प्रोटीन जो बन रहा था ना वो अब एबनॉर्मल MHC सरफेस प्रोटीन बनेगा। तो जब ये MHC2 सरफेस प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगा तो एबनॉर्मलिटी होने के कारण क्या होता है कि अब इसके पास एबिलिटी आ जाएगा कि बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उसको भी ये वाला जो पॉकेट है उसके अंदर फिट कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में इसके पास एबिलिटी नहीं था कि बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होता है उसको इस अपने पॉकेट में फिट कर सके। लेकिन HLA-DR जीन है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि अब इसके पास एबिलिटी आ जाता है कि मतलब बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होता है उसको भी अपने पॉकेट में फिट करा के जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसके सामने प्रेजेंट करके एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको इनिशिएट कर सकता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंडीशन में यही होता है कि ये जो HLA-DR जीन है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो HLA-DR जीन में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये जो MHC2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एबिलिटी आ जाता है कि अब वो बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उसको भी अपने ये जो पॉकेट है उसमें फिट करा के जो टी लिम्फोसाइट्स है ना उसके सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर ये जो जीन वगैरह डिफेक्टिव होगा तब जाके पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। लेकिन एक और बात, सिंगल जीन में डिफेक्ट होने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हो गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये जेनेटिक फैक्टर है वो तो होगा ही, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करता है कि वो एबनॉर्मल इंडोजीनस पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। भाई इसके पॉकेट में ठीक है सेल्फ एबनॉर्मल एंटीजन फिट कर सकता है, लेकिन सेल्फ एंटीजन बनने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो खुद का सेल्फ पॉलीपेप्टाइड्स होता है ना उसके कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। मतलब जनरली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जहाँ पर आर्जिनिन प्रेजेंट होता है ना वो आर्जिनिन सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर्जिनिन बॉडी का है तो ये नॉर्मल पेप्टाइड, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है कि आर्जिनिन की जगह सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो गया। तो जब आर्जिनिन की जगह ये सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो चूँकि इसके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक्स डिफेक्ट हो चुका है, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को ये जो MHC2 मॉलिक्यूल्स है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है वो उसको एबनॉर्मल मानता है और वो इसके पॉकेट में फिट करा के एंटीजन मतलब टी सेल्स है उसके सामने प्रेजेंट करता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म था कि किस तरह से जो जेनेटिक्स फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है दोनों मिलके रूमेटॉइड आर्थराइटिस काउज करता है। खैर ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, इसको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह से समझेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए अब तक हमने इतना ही आपसे बात किया कि किस तरीके से जो MHC2 वगैरह जो है
वो उसके अंदर एब्नॉर्मलिटी आने की वजह से रिमेटॉयड आर्थराइटिस होता है। अब इसका इडियोपैथोजेनेसिस है, उस पर बात करेंगे।